हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके सामने फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भाग 4A में या पार्ट 4A में है भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कि वैसे कर्तव्य जो कि देश का नागरिक होने के नाते हर किसी को निभाने हैं, तभी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता अक्षुण्ण रह सकती है। आप आजकल देखते भी होंगे कि किस तरह चाइनीज़ हमारे टेरिटरीज़ पर आक्रमण हो रहा है, या चीन किस तरह से अपने विस्तारवाद की नीति अपना रहा है। तो ऐसे में हर सिटीजन को अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अब इन कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। तो ऐसे में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कहाँ से लिया गया है, ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रसिया से लिया गया है। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत स्टेट्स ऑफ रसिया हुआ करता था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रसिया, जिसको सोवियत संघ कहते हैं। इसके बाद ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये पार्ट 4A में है, जिसको कि पार्ट 4A का मतलब ये है कि इसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आर्टिकल 51A में है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद पहले जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो 10 थे उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब क्या है, आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट्स भी आए हैं हाल फिलहाल में। तो जनरली जो है, अगर कोई व्यक्ति ये जो गिवन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो अगर फुलफ़िल नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसको उठा के जेल में डाल देगी। मतलब है कि नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये है कि ऐसी अपेक्षा की जाती है यहाँ के नागरिकों से कि वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी कुछ मामलों में तो बिल्कुल ही उनको जेल में नहीं डाला जा सकता, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। हालांकि कुछ मामलों में उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके बाद ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। मतलब इस तरह से आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं कि कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक नागरिक का क्या क्या कर्तव्य होगा ये लिखा हुआ है। पहला क्या है कि इट शैल बी द ड्यूटी of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। मतलब यह हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा 3 चीज़ों का पालन करना: भारत के संविधान की आज्ञा, उनको संविधान में जो प्रावधान हैं उनको मानना, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना। इसके बाद संवैधानिक संस्था हैं, जैसे यूपीएससी है या इलेक्शन कमीशन है या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं का भी रिस्पेक्ट करना हर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है। इसके बाद भारत का नेशनल फ्लैग, तिरंगा का भी सम्मान करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और इसके बाद नेशनल एंथम, जो हमारा राष्ट्रगान है, जनगण मन, उसका भी रिस्पेक्ट करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद सेकंड है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। देखिए, देश ने बहुत वर्षों की गुलामी झेली, तो ऐसे में गुलामी के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिस तरह की वारदातें हुई, जो घटना घटित हुई, जो लोग सामने आए, उन सबको हमें आदर्श मानना है, उन सब के क्रियाकलापों को आदर्श मानना है। ये नहीं कि उसमें से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप गलत टीका टिप्पणी करें, ये आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। इसके बाद थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि भारत की संप्रभुता,
एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये जो है हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। कि संप्रभुता का मतलब क्या है कि आप किसी, जैसे होता है कि बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में दिखाया गया है कि कोई दुश्मन देश से करार कर रहा है किसी इंडिया के ऊपर हमला करवाने के लिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो दैट इज़ अगेंस्ट द सॉवरेनिटी। मतलब आप इंटरफेयर करवा रहे हो फॉरेन का अपने मामलों में, भारत के इंटरनल मामलों में। सॉवरेनिटी का मतलब होता है दो चीज़, कि भारत के आंतरिक मसले में किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे अगर भारत के किसी हिस्से पर चीन अतिक्रमण कर रहा है तो वो भारत की संप्रभुता पर हमला है। इसके बाद यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या है कि एकता, कि जब कभी भी हम बात करें तो भारतीयता की बात करें, भारतीय होने की बात करें, किसी क्षेत्र विशेष की बात ना करें, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की बात ना करें, वो एकता में नहीं आएगा। और अखंडता का मतलब ये है कि जो हमारे पास भारत है, जो आप भारत का मानचित्र देखते हैं, वो उससे कोई भी अलग होने की कभी ना सोचे। ऐसा हमें भारत बनाना है कि ये जो हमारा भारत का मानचित्र है वो अक्षुण्ण रहे, उससे कोई भी पार्ट जो है कभी भी सेपरेट ना हो। इसके बाद फोर्थ है टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें देश की रक्षा करनी है, और देश की रक्षा किस तरह से, तो जो लोग सीमा पर लड़ रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन कभी अगर ज़रूरत हुई हमें भी सर्विस देने की तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके बाद टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो ये कहीं ना कहीं भारत में जो चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस में गलत हैं। जैसे विमेन का स्टेटस कम होना, विमेन का को एक तरह से पढ़ने के लिए या बाकी चीज़ों में जैसे जिम्मेदारी, तो ये तमाम चीज़ें हैं उसमें विमेन का स्टेटस कम होना, तो ऐसा नहीं करेंगे। ये भारत के नागरिक का कर्तव्य नहीं है कि विमेन के स्टेटस को डेरोगेट करना, ठीक है। इसके बाद और चीज़ क्या है कि हमें जाति या क्षेत्र विशेष के आधार पे या भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे लोगों को बांटना नहीं है, आपस में भाईचारा बढ़ाना है, तभी देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। जैसे लाल किला है या ताजमहल है या जितने भी विरासत हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है, उनको महत्व देना है। इसके बाद to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature। मतलब क्या है कि एक तरह से एक माहौल बन गया था वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे इलीगल ट्रेड का। आपको एक नाम भी बताता हूँ, जैसे चंदन तस्कर वीरप्पन। तो ये चीज़ें जो है इलीगल, ये सब देश के नागरिक का कर्तव्य नहीं है। अगर आप धड़ल्ले से पेड़ काटते चले जाएंगे तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फॉरेस्ट लैंड कम होगा तो वाइल्ड लाइफ कम होना शुरू हो जाएगा, या पानी का बहुत अधिक दोहन होगा तो आपको वाटर टेबल नीचे हो जाएंगे, या आसपास के रिवर्स में भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, चूँकि जीने के लिए एक विशेष तरह का माहौल, एक विशेष तरह का इन्वायरमेंट आसपास जो है चीज़ें होनी काफ़ी ज़रूरी हैं, तो इसलिए कहा गया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके बाद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब क्या है कि देश में एक इनोवेटिव माहौल बने, नई नई चीज़ों का आविष्कार हम देश के लोग कर पाएँ, इसलिए साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वैज्ञानिक स्वभाव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे एम, अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग चलाती है, उसका भी मकसद यही है। बहुत सारे जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में इंक्यूबेशन लैब्स होते हैं, उसका पर्पस भी यही होता है कि देश से अधिक इनोवेशन निकल के आए। जैसे इसरो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्चर करती हैं सो दैट कि बहुत सारे लोग स्पेस कार्यक्रम से जुड़े उसको जाने और आगे आने वाले टाइम पर अच्छे साइंटिस्ट बन पाएँ। इसके बाद टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस,
मतलब क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना। जब कभी भी आप देखते होंगे कोई हड़ताल वगैरह होता है या कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें सार्वजनिक संपत्ति को काफ़ी ठेस पहुंचाया जाता है। जैसे दिल्ली का दंगा एक इसका उदाहरण है। तो ये सब देश के नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। दीज आर अगेंस्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखे हुए हैं उसके अगेंस्ट हैं। और हिंसा को रोकना मतलब हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है, हिंसा को रोकना। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़का के और लड़ाई करवा रहे हैं। दैट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ एनी इंडियन सिटीजन। इसके बाद to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher level of endeavor एंड अचीवमेंट। मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को के लिए हर क्षेत्र में उत्कृष्टता। जैसे स्पेस में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो एकदम और अच्छा करने की बात। जैसे कि दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने की बात अगर करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सलेंस लेकर आए, चाइना को हम कम्पीट कर पाएँ। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हम बहुत अच्छा करें। तो ये जो चीज़ें हैं कि हर इंडिविजुअली भी और सामूहिक कलेक्टिव तौर पे भी। इसके बाद to provide opportunity of education to his child or a ward by the parent or guardian between the एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब देखिए ये तब ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, जब एक योजना चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम। मतलब क्या था कि हर व्यक्ति को ये कहा गया कि एटलीस्ट अपने बच्चों को आप स्कूल तो भेजिए। तो एक जगह जहाँ हर किसी को राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई कि 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सरकार मुहैया करवाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी एक्सपेक्ट किया गया, यह भी अपेक्षा किया गया कि हर व्यक्ति 6 से 14 वर्ष की आयु में अपने बच्चे या जिनका वो अभिभावक है उनको स्कूल भेजे। तो ये ऐड किया गया था 86 CAA 2002 से। इसके बाद कुछ और चीज़ें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानते हैं कि जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या मौलिक कर्तव्य है वो देश के नागरिकों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। केवल देश के नागरिक ही उसके लिए लायबल हैं कि हाँ हम उनको फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य निभाना है। किसी भी एलियंस या दूसरे जो विदेशी हैं उनके ऊपर ऐसा लागू नहीं होता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि देश के नागरिकों के अलावा विदेशियों या एलियंस जिसको आप कह सकते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, ये जो है सबको अवेलेबल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसके बाद नोट नंबर 2 है, in order to ensure that no disrespect is shown to the national flag, Constitution of India and the national anthem, the Prevention of Insults to National Honor Act 1971 was enacted। अभी मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को अगर लोग मानने से मना करते हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट करना, उसका अगर रेस्पेक्ट नहीं करते तो एक तरह से इंडिया का फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया का सिंबल है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का एक सॉवरेन नेशन होने की गारंटी है, तो इसलिए इन तीनों को इसमें शामिल किया गया नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। इसके बाद एक और चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कि 1998 में वर्मा कमेटी बनाई गई, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा क्या कि किस तरह से हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लोगों तक पहुंचाएं, बताएं। तो इसके लिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे NCERT के बुक्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाला हुआ होता है, या बहुत सारे स्कूल्स में एक वॉल के ऊपर पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर गवर्नमेंट ने करना शुरू किया। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि जैसे सिनेमा घरों में नेशनल एंथम प्ले किया जाता है, तो नेशनल एंथम जब प्ले किया जाता है तो पहले ये था कि कोई व्यक्ति कहता था मैं उठूँगा या नहीं उठूँगा, ये मेरी अपनी बात है, मेरा अपना सम्मान देने का तरीका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि सिनेमा हॉल में या मूवी जब प्ले करना होगा तो नेशनल एंथम स्टार्ट में चलाना है या नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी ओनर के ऊपर होगी जो उसको प्ले करवा रहा है सिनेमा को। अगर प्ले होता है तो फिर आपका हर किसी का खड़ा होना है, स्टैंड बाय ओवेशन में होना, वो मैंडेटरी होगा।
मतलब क्या है कि अगर आपके सामने नेशनल एंथम प्ले होता है तो आपको खड़ा होना ही होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर ये सुप्रीम कोर्ट का चूंकि वर्डिक्ट आ गया तो अब ये लीगल बैकिंग हो गई इसकी, ठीक है। और कुछ चीज़ों की लीगल बैकिंग ये नेशनल ऑनर एक्ट से भी है। किसका? तो नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नेशनल एंथम का। तो नेशनल एंथम पे जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, वो कैसा कि जैसे टू इम्प्रूव साइंटिफिक टेम्पर या टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज अंडर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो इसीलिए आपको एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ लेना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एटलीस्ट ये चीज़ें समझ लेनी है कि कौन कौन सा प्रावधान उसके अंतर्गत है, सो दैट कि क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्म वहाँ से हो सकते हैं कि जैसे टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज अंडर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नॉलेज हब।